नमस्कार। तो इस वीडियो में बात होगी हरियाणा की विधानसभा चुनाव की। एग्जिट पोल्स ने तकरीबन सारे ने ये दे ही दिया है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है। सीटें ऊपर से नीचे कहीं से कहीं, कोई 44, कोई 46 से लेकर 54 तक, 44 से 54 तक, कहीं 58 तक, 55 तक जाते हुई हरियाणा में सीटें दिखाई दे रही हैं। तो मैंने सोचा कि मैं भी हरियाणा में इतने दिनों तक रहा था, तो मैं भी अपना जो आकलन है वो आपके सामने पेश करूं। जम्मू कश्मीर के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला होंगे। इस बात की संभावना सबसे अधिक मुझे दिखाई देती है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे कश्मीर में उभर के आएगी। कांग्रेस पार्टी को उतनी सीटें नहीं मिल सकती हैं, लेकिन तब भी पीडीपी के समर्थन से हो सकता है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बन जाए। पीडीपी सरकार में शामिल हो सकती है अगर जरूरत पड़ी तो। लेकिन हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को जो मौजूदा हालात हैं, जो जमीन पर दिखाई दे रहा है, उसमें कांग्रेस पार्टी को किसी की जरूरत पड़ने की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। मैंने पहले शुरुआती दौर में ये बात कही थी कि अब देश में ज्यादातर चुनाव जो है वो बाइपोलर हो रहे हैं और तीसरी शक्तियां अब कम होती जा रही हैं। या तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के समर्थक हैं, या आप प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी को हटाने के लिए हैं। वोट केवल दो ही बातों पर पड़ रहा है। ज्यादातर जो लोकसभा के चुनाव हो तो भी, विधानसभा के चुनाव हो तो भी। लोकसभा के चुनाव जब हरियाणा में हुए थे तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को आधी सीटें मिली और कांग्रेस ने नारा देना शुरू किया था कि जीतने के बाद कि लोकसभा में हाफ, विधानसभा में साफ। तो मेरा ये मानना है कि लोकसभा की तरह विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी हाफ हो जाएगी। यानी 40 सीटें 2019 में उसे मिली थी, वो 20-22 सीटों से ज़्यादा उसको दिखाई नहीं देता है मेरे देखने में। और कांग्रेस पार्टी को 31 सीटें मिली थी, उसकी दूनी सीटें यानी 60-62 सीटों के आसपास कांग्रेस पार्टी पा सकती है। मेरी ये बात, मैंने ये बातें इसलिए कही, मुझे ऐसा इसलिए लगता है कि मैंने ये देखा, मैं चुनाव के दिन भी था, उसके पहले भी मैं हरियाणा आते जाते रहा था। उसकी 2-3 प्रमुख वजहें। पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी रणनीति, पूरी राजनीति हरियाणा में 2 चुनाव 14 और 19 में भी और 24 में भी कमोबेश 35 बनाम 1 की थी। यानी जाटों का जो प्रभुत्व हरियाणा में शुरू से है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, जो भी कह लीजिए, तो और जाट वो कौम है जिसको कि जो हर मामले में मार्शल कौम है। आप देखिए, पढ़ाई लिखाई में भी वो अब पहले से बहुत आगे निकल चुके हैं। और दूसरी बात है कि खेलों में आप देखिए, किसानी में देखिए, पहलवानी में देखिए, नौजवानों को देखिए, भर्तियों में देखिए, सेना में देखिए, पुलिस में देखिए। दिल्ली पुलिस का हर तीसरा जवान आपको हो सकता है हरियाणा से ही मिल जाए। तो इसलिए ये गैर जाट की राजनीति करके इसमें 2 बातें हैं। भजन लाल भी गैर जाट मुख्यमंत्री हरियाणा में बनते थे, लेकिन उन्होंने जाटों के खिलाफ उस तरह की राजनीति नहीं की जैसे पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने की है। सिर्फ जाटों को दरकिनार ही नहीं किया, उन्हें बिल्कुल से एक हाशिए पर रखकर और उनको एक तरह से विरोधी, बाकी लोगों के एकदम विरोधी की तरह ट्रीट किया। जब से हरियाणा में सरकार बन रही है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हरियाणा का मुख्यमंत्री अगर जाट नहीं है तो बाकी मंत्रिपरिषद में जाटों की इतनी कम संख्या हो जितनी इस बार थी। दूसरी, सारे प्रमुख पदों पर भी, सारी जगहों पर भी जाटों की अनदेखी की गई। ऐसे लगा जैसे कि ये पूरा जाटों के खिलाफ माहौल बनाया गया। तो ये जो राजनीति थी भारतीय जनता पार्टी की, वो 35 बनाम 1 करनी थी। यानी जाटों को एक तरफ से एलिनेट कर दो, गैर जाट वोटों को एक तरफ करो और उनको ही हरियाणा का सबसे बड़ा कसूरवार मानकर, कसूरवार ठहराकर बाकी वोटों को एक तरफ करके राज किया जा सके। ऐसा करके उसने पिछले 10 साल भारतीय जनता पार्टी ने राज किए। पहले मनोहर लाल खट्टर जो पंजाबी कम्युनिटी से आते थे उनको मंत्री बनाया, और उसके बाद नायब सिंह सैनी को बनाया। नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे कोई ये कारण नहीं था कि वो बहुत बड़े प्रशासक हैं या बहुत बड़े
बहुत जनाधार वाले नेता हैं। वो तो पहला विधानसभा का चुनाव नायब सिंह सैनी खुद ही हार गए थे। अभी उनकी 2 साल पहले उनकी पत्नी पंचायत का चुनाव, नारायणगढ़ जो उनका अग्रणी क्षेत्र है, वहाँ से उनकी पत्नी चुनाव हार गई थी। और एक बार नारायणगढ़ से जीतने के बाद विधायक वो दूसरी बार दूसरी जगह चले गए। तो नायब सिंह सैनी का सिर्फ प्लस पॉइंट ये था कि वो सैनी कम्युनिटी से आते हैं, सैनी कम्युनिटी ओबीसी में आती है, उसकी अच्छी खासी वोट संख्या है। तो ये ओबीसी को ओबीसी, ब्राह्मण और वैश्य और पंजाबी कम्युनिटी, इनको एक तरफ कर लिया जाए तो रास्ता इसका ठीक निकल सकता है। जो दूसरे जाट बेल्ट को छोड़कर जीटी रोड बेल्ट और अहिरवाल को साध लिया जाए, ये भी देखिए इंटरेस्टिंग बात है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जब लोकसभा का चुनाव आता है तो उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए जाटलैंड बोलते हैं अमित शाह, और जयंत चौधरी को अपने पाले में लिया जाता है, उनको सीटें दी जाती हैं 2, और उनको तुरंत केंद्रीय मंत्री बना लिया जाता है जाट वोटों के लिए। और यहीं पर जब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, वो जब बदमाशों का नाम लेते हैं एक आपराधिक घटना का, तो उसमें केवल यादव और मुसलमान का नाम लेके बाकी लोग जो आरोपी उनका नाम नहीं लेते। क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव को या समाजवादी पार्टी को उन्हें सिर्फ यादव मुसलमान की पार्टी के तौर पर चिन्हित करना है। लेकिन ये नैरेटिव भी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में नहीं चला। तमाम दूसरी जातियों के, सवर्ण जातियों के, दूसरी जातियों के, बैकवर्ड, तमाम, मतलब कोई ऐसी जाति नहीं है जिसके की सांसद जीत करके समाजवादी पार्टी से नहीं आए। ठीक इसी तरह एक तरफ हरियाणा में आप गैर जाटों के खिलाफ यादवों को देखिए, ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि जो यादव को बीजेपी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ऐसा पेंट करती है, यादव मुसलमान को एक तरफ, दूसरी तरफ वहीं 100 किलोमीटर की दूरी पर पलवल और ये गुड़गांव, फरीदाबाद, ये तो मथुरा से सटे सटे हैं। इन इलाकों के जो यादव हैं वो बीजेपी के साथ लामबंद रहते हैं, बीजेपी उनके साथ हैं, वो बीजेपी के साथ है, बीजेपी उनके साथ है। वजह क्या? वजह यह है कि गैर जाट राजनीति का जो एक प्रमुख स्तंभ है, या अहिरवाल बेल्ट जिसको दक्षिण हरियाणा कहते हैं, उसमें एक फीलिंग है कि हरियाणा की राजनीति पर जाटों का प्रभुत्व है। इनका एक राव इंद्रजीत सिंह के पिताजी राव वीरेंद्र सिंह पहले मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद कोई अहिरवाल बेल्ट से, दक्षिण हरियाणा बेल्ट से कोई मुख्यमंत्री नहीं बना, तो इसकी उपेक्षा होती रहती है। तो ये एक फीलिंग है, उसको बीजेपी ने भुनाया। पहले वहाँ के जो सबसे बड़े नेता अहिरवाल बेल्ट के हैं राव इंद्रजीत सिंह, वो कांग्रेस में थे, लेकिन बीजेपी ने उनको अपने साथ लिया और साथ ही साथ यादव वोटों को भी लिया। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि वही यादव जो यूपी और बिहार में बीजेपी के आंखों में गड़ते हैं, वही यादव हरियाणा में बीजेपी उनके साथ गलबहियाँ करती है, यादव भी उनके साथ रहते हैं, वो गैर जाट राजनीति के। लेकिन वो 35-1 का जो मामला हरियाणा में लेकर के चली भारतीय जनता पार्टी, वो इस बार नहीं चला, बल्कि उसका काउंटर नैरेटिव, मतलब उसके खिलाफ जो मामला बनना था वो ज़्यादा एकजुट हुआ। वो कैसे? वो ऐसे कि जाट बेल्ट में वोटों का विभाजन बिल्कुल नहीं हुआ। 2014 और 19 में भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा सीटें और सफलता मिलने की एक वजह यह भी थी कि जाट वो बेल्ट में अगर आप 14 का चुनाव देखें, 47 सीटें बीजेपी को मिली थी, लेकिन 19 सीटें INLD चौटाला साहब की पार्टी को मिली थी, तब परिवार एक था, और 15 सीटों पर सिमट गई थी कांग्रेस पार्टी। तो यानी 34 सीटें जो जाट बेल्ट में ही ये ज़्यादा सीटें थी। इसी तरह जेजेपी को पिछले चुनाव में 10 सीटें इलाहाबाद INLD को मिली, अलग हो गया परिवार, तो 11 सीटें परिवार की पार्टी में 11 सीटें गई और कांग्रेस पार्टी को 31 सीटें मिली। और ये भी 42 सीटें ज़्यादातर अगर आप देखें तो जाट बेल्ट में ही है, थोड़ी बहुत इधर उधर है। 37 के करीब जाट बेल्ट की जो सीटें हैं उस पर इस बार मतों का विभाजन बहुत कम हुआ है और अधिकाधिक सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने के लिए कामयाब होगी। सिर्फ जाट एक जगह एकजुट हो जाएं हरियाणा में तो वो 30-32 सीटें जिताने के लिए काफ़ी हैं। तो इसलिए जाट एकजुट हुए, जाट वोटों में विभाजन नहीं हुआ, लेकिन गैर जाटों में कांग्रेस पार्टी को भी वोट मिला। वो क्यों? कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, कांग्रेस पार्टी ने सामाजिक समीकरणों के हिसाब से टिकट दिए, और इसके अलावा जो स्थानीय स्तर पर विधायक थे, देखिए भारतीय जनता पार्टी के 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद एक जो चेंज पूरे देश में आया, मैं बार बार कहता हूँ कि अब नेता नहीं हो रहे,
जन नेताओं की कमी हो रही है। और क्या है कि ऊपर से पैराशूट से लोगों को लगता है कि बीजेपी का टिकट पा गए, एमएलए एमपी बनने की गारंटी है, 5 साल बाद अगर टिकट कट गया तो वाह वाह, और नहीं अगर परिक्रमा करते करते फिर मिल गया तो फिर बीजेपी और मोदी साहब की लहर पर सवार होकर पहुंच जाएंगे। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के बहुत सारे नेता 10 साल सांसद रह लिए और इस बार जब हार गए हैं तो ऐसे पूर्व सांसदों के यहाँ 10 लोग चाय पीने के लिए भी नहीं जा रहे हैं। ये मेरी पक्की जानकारी है। अगर आपके क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में कोई पूर्व सांसद बीजेपी का हो जो 14-19 जीता हो, कभी भी आप उसके घर के सामने से गुजरिएगा, मेरी गारंटी है कि 15 लोग भी उसके सामने बैठे नहीं मिलेंगे। नेता खत्म हो रहे हैं जिनका जनता के साथ कनेक्ट है, और ऊपर से जिसको टिकट मिल गया वो नेता हो गया। इसीलिए बीजेपी के हरियाणा में भी जो विधायक जीते थे वो अपने क्षेत्रों में लोकप्रियता नहीं हासिल कर पाए। वो तो शुक्र है कि कई जगह बीजेपी के ऐसे एमएलए जीतेंगे जहां टिकटों के बंटवारे में कांग्रेस पार्टी मात खा गई। जैसे बल्लभगढ़ सीट है, वहां पर बीजेपी की सीट निकल सकती है कि क्योंकि शारदा राठौर जो कि पूर्व विधायक थी उनको टिकट नहीं मिला और वो एक मजबूत लड़ाई के साथ उतरी हुई है। ठीक इसी तरह तिगांव विधानसभा सीट फरीदाबाद में है, वहां पर ललित नागर को टिकट नहीं मिला कांग्रेस पार्टी से और वो चुनाव लड़ गए और बहुत मजबूती से चुनाव लड़े हैं। तो ललित नागर रोहित नागर जो कांग्रेस के प्रत्याशी आपस में लड़ जाएंगे और वहां से राजेश नागर बीजेपी के चुनाव जीत सकते हैं। तो बल्लभगढ़ में भी बीजेपी चुनाव जीत सकती है। इसके अलावा अनिल विज का जो अंबाला कैंट है, अगर चित्रा सरवारा को कांग्रेस से टिकट मिल गया होता तो बहुत मुश्किल होती, फंसे अब भी हैं। इसीलिए अनिल विज शुरुआती दौर से ही कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, सबसे सीनियर आदमी हूं। वो इसलिए नहीं कह रहे हैं कि उनकी मुख्यमंत्री बनने की इच्छा है, वो इसलिए कह रहे हैं कि अंबाला कैंट के लोगों को लगे कि अनिल विज भाजपा की सरकार आ रही है तो अनिल विज मुख्यमंत्री बनेंगे, इसलिए उनकी कम से कम सीट सुरक्षित तौर पर निकल जाए। नेता इस तरह की बहुत सारी बातें करते भी हैं। तीसरी बात यह है कि लाडवा सीट से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी बहुत क्लोज फाइट में है। अब देखिए क्या हो सकता है। तो बीजेपी के जो कैंडिडेट्स थे वो भी चुनाव का माहौल नहीं बना सके, वो सिर्फ प्रधानमंत्री के कंधे पर ही सवार होकर विधानसभा पहुंचना चाह रहे थे। अब प्रधानमंत्री की लोकप्रियता में कमी आ रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और प्रधानमंत्री की बातों में, और प्रधानमंत्री ने अपने आप को दूर भी रखा, 3 रैलियां की, और प्रधानमंत्री की बातों में लोगों को अब वो रस जमीन पर नहीं दिखाई देता जो 14 में था, जो 19 में था। 24 में लोकसभा में नतीजे कम आने के बाद वो आकर्षण भी कम हुआ। लेकिन आप जानते ही कि अगर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी हारी तब टीवी चैनलों में मोदी जी का नहीं जेपी नड्डा जी का चेहरा लगाया जाएगा और हार का ठीकरा मनोहर लाल खट्टर के 9.5 साल तक मुख्यमंत्री रहने के उनके कार्यकाल पर फोड़ा जाएगा। अगर जीते तो जश्न, अगर राज्यों में जीत मिलती है बीजेपी को तो जश्न जो है वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में मनाया जाता है और सेहरा प्रधानमंत्री को बांधा जाता है और बसों में भरकर बीजेपी के कार्यकर्ता पार्टी दफ्तर पहुंचते हैं और उनका खूब उल्लास और उत्सव का माहौल होता है। लेकिन अगर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को हार मिलती है तो उसका ठीकरा राज्य नेतृत्व को मिलता है और कोई एक चेहरे पर, किसी 2 चेहरे पर ये पूरी जिम्मेदारी डाल दी जाती है, जबकि सारी टिकटों का बंटवारा केंद्रीय चुनाव समिति करती है जिसके प्रधानमंत्री भी सदस्य हैं और टिकटों के बंटवारे में केंद्रीय नेतृत्व की ही ज़्यादा चलती है, ये भी किसी से छुपा नहीं है। और अगर मनोहर लाल खट्टर अगर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे तो लोकसभा चुनाव के पहले उनको क्यों हटाया गया? अगर वही हार का कारण बने तो इतने लंबे समय तक रखा गया, ये फैसला किसका था? और दूसरी बात, अगर अग्निवीर योजना से हरियाणा के नौजवानों को नाराज़गी है तो अग्निवीर योजना तो मनोहर लाल खट्टर लेकर के आए नहीं। अगर हरियाणा के किसानों को नाराज़गी किसान आंदोलन में हुए उनके साथ बर्ताव से है तो वो तो कृषि कानून मनोहर लाल खट्टर लेकर के आए नहीं। अगर पहलवानों के घसीटे जाने को लेकर वहाँ की लड़कियों, महिलाओं और पहलवानों में बीजेपी से नाराज़गी है तो मनोहर लाल खट्टर की हरियाणा पुलिस ने तो जंतर मंतर में पहलवानों को घसीटा नहीं। तो बात यही है कि ये सारे कारण जाटों को एकदम एलिनेट करना, उनके खिलाफ माहौल बनाना और उसी आधार पर चुनाव जीतना, ये भी बीजेपी का इस बार नहीं चला। दूसरी बात, ये जो एक बात है कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पिछले कुछ दिनों से एक प्रचलन चला है कि अगर सिख किसी बात को लेकर आंदोलन करे
तो उसे खालिस्तानी कह दिया जाए। अगर जाट किसी चीज़ को दलित अगर किसी चीज़ का आंदोलन करे, विरोध करे, तो उसे शहरी नक्सली कह दिया जाए। अगर मुसलमान करे तो उसे पाकिस्तानी कह दिया जाए। तो ये सबसे आसान काम है कि आंदोलन करने वाले लोगों को पेंट कर दिया जाए। और इसी तरह जाटों और सिखों को मिला करके जाट सिख आंदोलन, किसान आंदोलन को जाट सिख आंदोलन कर दिया जाए। ये सबसे आसान तरीका पिछले 10 सालों में अपनाया गया है। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि जाट और सिख हमारे सिरमौर हैं। जब ओलंपिक 4 साल के बाद होता है तो इस देश को जो पदक सीने में टांग के लाते हैं वो हरियाणा और पंजाब के ही खिलाड़ी लेके आते हैं। जब आपका सीना चौड़ा होता है, जब देश का मस्तक ऊपर उठता है, चाहे राष्ट्रमंडल खेल हो, चाहे एशियाड हो, चाहे ओलंपिक के खेल हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वही जाट, वही सिख, वही हॉकी टीम, वही कबड्डी की टीम, वही निशानेबाज, वही पहलवान जो हरियाणा और पंजाब से जाते हैं, वही आपके लिए पदक जीत के ले आते हैं। तो इस तरह का सौतेला और दो तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। हाँ, हम जाट और सिख हमेशा हमारे सिरमौर रहे हैं, चाहे वो लड़ाकू कौम रहे हो, देश के लिए उनका जो योगदान है। इस तरह से समाज में अलग अलग तरह की बातें करके किसी जाति विशेष के प्रति एक दुर्भावना पैदा करके सत्ता का जो खेल खेला जाता है अलग अलग जगहों पर, कहीं मुसलमान के खिलाफ, कहीं सिख के खिलाफ, कहीं जाट के खिलाफ, कहीं यादव के खिलाफ, वो मामला हरियाणा में चलता हुआ नहीं दिखाई दिया। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी जिस चीज़ की चैंपियन है, हिंदू मुसलमान वाला एंगल नहीं चल सका, क्योंकि हरियाणा में 7% के करीब मुसलमान हैं और उनका कंसंट्रेशन ज़्यादातर मेवात में है। मेवात के बाहर मुसलमानों की ऐसी जनसंख्या नहीं है जो कि वो विधानसभा सीटों में बहुत असर डाल सकें। हाँ, वो अकेले दम पर कुछ नहीं कर सकते। मेवात की 3-4 सीट जो नूह की हैं, उन सीटों को तो मुसलमान जिसको चाहे उसको जिताएं, लेकिन बाकी जगहों पर उनकी ऐसी कोई भूमिका नहीं है। तो हिंदू मुसलमान वाला मामला भी यहाँ चला नहीं। बटेंगे तो कटेंगे और ये सारी चीज़ें पहले तो योगी जी बोलते थे, अब तो मोदी जी भी महाराष्ट्र जाके बोल रहे हैं कि बटेंगे तो बांटने वालों की महफिल सजेगी। तो कुल मिला जुला के मेरा कहना ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा का चुनाव जो है वो 10 साल के बाद जाटों ने एकजुटता दिखाई। उनके साथ संविधान का जो मामला पहले से चल रहा था, दलितों के दिमाग में हरियाणा में जैसे शैलजा का मैटर था, वो कांग्रेस पार्टी, शैलजा नाराज़ थी, ये सबको पता है। उन्होंने रैलियां भी नहीं की, कहीं वो गई आई भी नहीं, सबको पता है। उनके काउंटर के लिए कांग्रेस पार्टी ने अशोक तंवर, जो उनसे हारे थे बीजेपी से, उनको ले आने का काम किया। और तीसरी बात यह है कि शैलजा के मसले को नायब सिंह सैनी, मनोहर लाल खट्टर ने जिस तरीके से उठाया और दलितों में सेंधमारी की कोशिश की, उससे एक बात तो साफ हो गई कि शैलजा दलित नेता तो हैं। शैलजा एक ऐसी नेता है जो दलित है, मगर वो हरियाणा के दलितों की नेता नहीं है। आज भी अगर हरियाणा के दलित बस्तियों में, गाँव में आप जाएंगे, SCs के, शेड्यूल कास्ट के, अनुसूचित जाति के गाँव में जाएंगे, तो आज भी वो अपने नेता के तौर पर मायावती को, उत्तर भारत में मायावती से बड़ा अनुसूचित जाति का नेता कोई नहीं है। लेकिन चूंकि उन्हें भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना था और BSP और जो INLD का गठबंधन था वो बहुत कुछ खास नहीं कर पा रहा था, इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी की तरफ अधिकाधिक वोट लोकसभा की तरफ विधानसभा में भी दिया, जिससे कांग्रेस पार्टी का काम बन गया। ऐसा मुझे देखने में लगता है। दलितों के वोट, बीजेपी के वोट न देने के पीछे उन्हें सब है, उन्हें अनाज मिल रहा है, सुविधाएं मिल रही हैं, शौचालय मिल रहा है, सब कुछ है, मगर उनके भीतर, देखिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इस देश में और खासकर हिंदू धर्म में दलितों को क्या मिला पिछले 5000 सालों में? अस्पृश्यता, छुआछूत और मंदिरों में प्रवेश नहीं, वेदों को पढ़ने का अधिकार नहीं, उनकी बस्तियां अलग बसाई गई, पैरों में घुंघरू बांधे गए, उनके हाथ का छुआ नहीं खाया गया, उनके हाथ का पानी नहीं पिया गया, उनको अपने घर में दूसरे बर्तन में खाना खिलाया गया, उनको खाना दूर से दिया गया। तो तमाम तरह की ये जो अछूत तरह की परंपरा थी और दलितों का जो जीवन नारकीय था इस देश में, उसको किसी धर्म ने उनको उठाने का काम नहीं किया। उसे सिर्फ
बाबा साहब अंबेडकर और भारत के संविधान ने सामाजिक समानता का अवसर दिया है। इसीलिए दलितों के भीतर संविधान को लेकर अगर कोई बात होती है तो वो उनके दिल को चोट पहुंचती है, क्योंकि उनके लिए संविधान और बाबा साहब अंबेडकर ही ईश्वर हैं और वो बाकी मंदिरों में पूजा नहीं करते। मैं बहुत सारे ऐसे एससी गांव में गया हूं जहां बाबा साहब अंबेडकर की पूजा, संत रविदास की पूजा, इनकी पूजा भगवान की तरह किया करते हैं। और दूसरी बात ये कि उनके दिमाग में एक ये बात है कि सरकारी नौकरियां कम करके भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आउटसोर्सिंग से काम चला रही हैं और आउटसोर्सिंग में रिजर्वेशन नहीं है और सिर्फ सरकारी नौकरियों से ही सामाजिक समानता हासिल की जा सकती है। सरकारी नौकरियों में जाकर ही वो स्थान हासिल किया जा सकता है। और बीजेपी के कार्यकाल में सारी उनकी योजनाएं सब ठीक है, शौचालय, घर, मकान, अनाज, वो सब ठीक है, लेकिन सरकारी नौकरियों के प्रति उनके जो सोच है, जो मैंने देखा है, उनको ये लगता है आउटसोर्सिंग होती चली जा रही है, आउटसोर्सिंग में तो कोई रिजर्वेशन ही नहीं है, तो इसमें हमारी जो सरकारी नौकरियां थी वो हमको नहीं मिल पा रही हैं। इसलिए उनका एक बीजेपी के प्रति न जाने का बीजेपी की तरफ न जाने का एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, जो राहुल गांधी शुरू से संविधान लेके घूम रहे हैं कि संविधान बीजेपी ख़त्म कर देगी, बीजेपी ख़त्म कर देगी, वो एक विचार लोकसभा जो चुनाव में आया था वो इस बार भी देखने को मिला। बहरहाल मेरे देखने में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी 20 सीटों के आसपास ही रहेगी और कांग्रेस 60 सीटों के आसपास। तो मतलब ये कि लोकसभा चुनाव की तरह बीजेपी हरियाणा में विधानसभा चुनाव में भी हाफ हो जाएगी। अगला वीडियो मैं एक बहुत ही दिलचस्प मसले पर बनाऊंगा, एक नेता, एक मुख्यमंत्री पर और उसके पैतरे पर और उसकी गुगली क्या आने वाली है, इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। आप इंतज़ार कीजिएगा। नमस्कार।